तो दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, दुनिया हिंदुस्तान का दम देख रही है। हिंदुस्तान लगातार वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित 4 दिनों की अमेरिका यात्रा पर दुनिया की निगाहें लगी हुई है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दुनिया के 2 सबसे बड़े और आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के बीच में साझेदारी के नए युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका राजकीय यात्रा है। यह यात्रा कई मायनों में खास मानी जा रही है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। इनमें ड्रोन्स, स्ट्राइकर, आर्मर्ड व्हीकल के अलावा जेट इंजन पर समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की शुरुआत न्यूयॉर्क पहुंचने से हुई है। यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का भी नेतृत्व किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से न सिर्फ पूरी दुनिया में भारत की साख और प्रभुत्व बढ़ रहा है, बल्कि भारत विश्व गुरु बनने के अपने लक्ष्य की ओर भी अग्रसर है। अब पीएम मोदी की ये अमेरिकी राजकीय यात्रा ऐतिहासिक तो होगी ही, लेकिन यह दौरा वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसे समय में अमेरिका में हैं जब एक और यूक्रेन लंबे समय से युद्ध का दंश झेल रहा है और दुनिया 2 भागों में बंट चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब सवाल यही है कि मोदी की अमेरिका की स्टेट विजिट का क्या महत्व है और क्या पीएम मोदी और भारत की ताकत से अमेरिका प्रभावित होगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे मोदी का मिशन अमेरिका में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर स्टेट विजिट के दौरान कई तरह के कार्यक्रम हैं। 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी जब वाशिंगटन पहुंचेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में 6ठी बार अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए बेहद खास है क्योंकि वो स्टेट विजिट पर है। स्टेट विजिट यानी जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ही आया है। ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मोदी दूसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट यानी राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे। अब स्टेट विजिट के दौरान प्रधानमंत्री 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। हालांकि वो इससे पहले साल 2016 में अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय नेता होंगे। तो वहीं 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम जो है वो डिफेंस डील है, जो भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीदी को मंजूरी दी है। इसके अलावा इस दौरे में GE F414 इंजन का निर्माण भारत में ही होने पर मुहर भी लग जाएगी। ऐसा होता है तो फिर भारत में ही जेट इंजन बनाए जा सकेंगे। डिफेंस को लेकर होने वाले इस समझौते की अहम बात यह है कि अमेरिका जेट इंजन से लेकर अपने खतरनाक हथियारों तक की भी भारत को ट्रांसफर करने वाला है, जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दरअसल चीन के बढ़ते आक्रामक रुख पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने भारत को अपना राजनीतिक साझीदार बनाया है और अब वो भारत की ताकत और तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। लिहाजा पीएम मोदी के इस दौरे में वो सौदे होने वाले हैं जिनसे न केवल भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश में निवेश और रोजगार बढ़ने की भी बड़ी उम्मीदें हैं। उधर इस यात्रा को लेकर चीन अभी से बौखलाया हुआ है। अमेरिका की भारत से बढ़ती दोस्ती को सेल्फिश गेम करार दे रहा है और टारगेट न करने की चेतावनी भी दे रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि मोदी की अमेरिका यात्रा क्या रक्षा सौदों की वजह से अहम हो गई है और मोदी की अमेरिका यात्रा में वैश्विक कूटनीति का पहलू कितना अहम है।
जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मोदी के मिशन अमेरिका में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं गुलरेज शेख साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ संतोष परिहार जी हैं, विदेश मामलों के जानकार संजय श्रीवास्तव जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी हैं। सबसे पहले राजनीतिक बात कर लेते हैं हम। हमारे साथ सोढ़ी जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, उनके पास जाएंगे ही। विपक्ष क्या सोचता है इस मोदी की इस यात्रा को लेकर? संतोष जी, विपक्ष क्या सोच रहा है? क्या स्वागत कर रहा है या कोई और बात? ऐसा है कि जो है, जहाँ तक जो भारत के प्रधानमंत्री को न्योता मिला, ये स्वागत योग्य है। स्वागत कर रहे हैं, पूरा विपक्ष स्वागत करेगा, उसमें कहीं से कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेन ये है कि इसका जो है आगे आने वाले समय में रिजल्ट भी निकलना चाहिए। कारण क्या है कि पूर्व में जो ट्रंप के समय गए थे, तो ट्रंप के समय बहुत सारी महिमा मंडित की गई कि अब तो साहब ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बाद में हमारे जो है जैसे ही मोदी जी लौट के आए तो 2000 जो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो जिसमें ड्यूटी नहीं लगती थी, उसमें बाद में ड्यूटी लगा दी अमेरिका ने। अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी अभी गए हैं, एक दिन पहले जो उसके अंदर एक वो था कि जो मौसम को बताते ना उसके अच्छा उस पर वो कर दिया कि उसमें हम वो नहीं करेंगे। तो मेन क्या रिजल्ट निकलने वाली बात है। स्वागत योग्य, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है और हमारे देश का गर्व है। और पूर्व माननीय मनमोहन सिंह जी भी गए थे 2009 में, ऐसा तो है नहीं। तो ये पूरी तरीके से जो है जो स्थिति ये है कि हम उसका लाभ होना चाहिए। ट्रंप ने तो पूरे अपने जो वीज़ा बंद कर दिया था पूर्व में, जब यहाँ से जाते थे अपने देश। तो यहाँ से जा रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ से जा रहे हैं तो कम से कम उसका कुछ रिजल्ट निकाल। अभी जो है चीन का और अमेरिका का जो वो चल रहा है, तो उसके अंदर वो अपने को पूरी भारत देश को लाभ मिलना चाहिए। भारत देश बहुत आबादी वाला देश है, सक्षम देश है, और इसके अंदर सब चीज़ें वो है। और ये भी एक विषय बहुत ये है कि मेरी जो जानकारी आई कि 80 सांसदों ने ये भी वहाँ पे जो है जो बाइडेन को बोला है कि जो भारत में स्थिति सही नहीं है जी। तो ये सब चीज़ों पे क्या है विचार करके और उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा और उसके अंदर अच्छे परिणाम आएंगे तो पूरे भारत देश में खुशी की बात है। वो तो बोल रहे हैं कि वातावरण ही नहीं है पूरे देश के अंदर, तो इस पर भी ध्यान देना प्रतिपक्ष में हमारी जिम्मेदारी है और उसके अंदर स्वागत करते हैं हम इसका। लेकिन रिजल्ट मिले, 2000 आइटमों में ड्यूटी लगा दी उनने पहले जो फ्री चल रही थी, तो उसके अंदर वीज़ा देने में जो है बहुत दिक्कत आ रही थी ट्रंप के समय। तो ये महिमा मंडित करने से ज़्यादा जो वहाँ इकट्ठे करके नारे लगवा के सब, देखिए क्या है कि भारत को, यहाँ की जनता को रिजल्ट मिलना चाहिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इसके आने वाले शुभ संकेत हो। जहाँ तक जो है उसकी बात करें, मैन्युफैक्चरिंग पूरे भारत में बढ़ेगी तो हम तो स्वागत करेंगे। क्या मैन्युफैक्चरिंग स्थिति भारत में है क्या है? जो नोटबंदी से GST से जो पूरी यूनिट बंद पड़ी हुई है। देखिए हर चीज़ पे विचार करना चाहिए, विचार करने के बाद फिर उसका जो है निचोड़ निकाल के आगे उसका रिजल्ट आएगा। केवल महिमा मंडित करके और पूरा हो हल्ला करके थोड़ी है। पूर्व में भी हमने देखा क्या रिजल्ट निकला। डिफेंस को लेकर कई ऐसे समझौते होने जा रहे हैं, 5 ऐसे समझौते होने जा रहे हैं जिससे भारत बहुत ताकतवर हो जाएगा। आप ये बताइए, ताकतवर होना चाहिए ना भारत, स्वागत योग्य है ना जी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी जो हमारे जो पूर्व में 2000 जो यूनिट में जो ड्यूटी लगा दी, अमेरिका तो व्यापारी है, उसको तो चीन से नहीं हो रहा तो यहाँ आ रहा था। हमारे तो भारत देश को खुद ही सक्षम बनने के प्रयास का आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपन दूसरे के भरोसे रख के कब तक क्या करेंगे उसके अंदर? ये सब चीज़ें हैं, ये सामने हैं, जहन में। सोढ़ी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए मैं आपके पास आता हूं एक बार। चूंकि राजनीतिक बात हुई है, संतोष परिहार जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात कही है कि रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हालांकि समझौता होगा तो मुझे लगता है रिजल्ट परिणाम तो आएंगे ही। इसका उत्तर गुलरेज जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गुलरेज साहब, देखिए सबसे पहली बात तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाई। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो योग का कार्यक्रम हुआ है, दुनिया की एक साथ इतनी नेशनलिटीज ने कभी नहीं किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको इंगित किया है और प्रधानमंत्री और भारत के नाम पर ये एक और तमगा मिला है आज, जो UN की तरफ से मिला है हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो सभी भारतवासियों को बधाई। जहां तक अमेरिका से संबंध की बात है, हमारे प्यारे मित्र कांग्रेस से भी जो कह रहे थे, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि संभवतः
वे विदेश नीति पर अध्ययन नहीं करते होंगे। क्योंकि आज के समय आप देखें यदि, तो भारत का सबसे यदि निकटतम मित्रों में से कोई है विदेश नीति के लिहाज से, और सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, चाहे वो जियो इकोनॉमिक्स के लिहाज से हो या फिर जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से हो, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। आप ये देखिए कि लगातार हमारा जो व्यापार है अमेरिका के साथ, वो बढ़ता जा रहा है, वो भारत के पक्ष में है। हम जितना अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2030 तक, जो कि अभी नजदीक है, 7 साल में हो जाएगा, माना जा रहा है कि आधा $500 ट्रिलियन वर्थ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बिजनेस होगा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। साथ ही हम बहुत सारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे क्वाड हुआ, वहां पर हम साझेदार हैं, हम दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने बुलाया है, बतौर स्टेट गेस्ट बुलाया है। और आज भी हमने देखा, जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि फायदा होना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, तो आज एलोन मस्क ने जो बात कही, एलोन मस्क ने क्या कहा? एलोन मस्क कहते हैं कि मैं मोदी का फैन हूं और मोदी जी अपने देश के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने काफी प्रेशर किया है कि भारत में काफी इन्वेस्टमेंट लेके आए टेस्ला, और इस साल के अंत तक हम टेस्ला का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में लाएंगे। आपको याद होगा कि 2019 में यही टेस्ला चाहती थी कि चीन में प्रोडक्शन करे और भारत में बेचे, और बीजेपी की मोदी सरकार ने, हमने रोक दिया था, उनको परमिट नहीं दिया था कि आप अपना चीन का बना हुआ माल हिंदुस्तान में बेचें। और काफी हल्ला हुआ था उस बात पर कि एलोन मस्क को टेस्ला जो है वो हिंदुस्तान में व्यापार करना नहीं चाहता। लेकिन आज वही एलोन मस्क दूसरी चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और टेस्ला की एक कंपनी आएगी तो आप मान के चलें कि कम से कम 8 से 10 बिलियन वर्थ का इन्वेस्टमेंट आता है। तो भारत जो है ना, वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, और इसका श्रेय डेफिनेटली मोदी जी को जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि कल जब जो बाइडेन साहब से उनकी मुलाकात होगी और बाद में जिस प्रकार के समझौते होंगे, तो डेफिनेटली वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी समझौते होना निश्चित है, वो सामरिक दृष्टिकोण से भी होना है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करने का काम भी डेफिनेटली होगा। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ड्रोन्स मोदी सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारी नेवी के लिए उस समय हमने लीज पे लिए थे, हो सकता है अब हम उनको इंपोर्ट करें, और वो हमारे जो चीन के साथ संघर्ष हुआ था तो वहां भी काफी काम आए। तो यूएस के साथ जो हमारा रिश्ता है बहुत नजदीकी और बड़ा नेचुरल रिश्ता है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण है, सामरिक कारण है, जियोपॉलिटिकल कारण है। चीन के साथ प्रतिद्वंदता हमारी भी है, उनकी भी है, तो हम अपने आप में एक नेचुरल अलाय बन जाते हैं। जी जी, बोलिए बोलिए गुलेर साहब। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर राजनीतिक बातों से उठ के बात करना चाहिए, और जो राजनीतिक दलादली की बात कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा, अभी कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि लगभग 80 जो सांसद हैं वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं यूनाइटेड के, उन्होंने विरोध किया है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता जब ये बात बोलते हैं कि वहां पर 80 सांसद मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी जी कल ही वहां से लौटे हैं और वो वहां पर जाके एक पूरा की पूरा व्यू रचना कर रहे थे, तो उसकी स्क्रिप्ट जो व्यू रचना थी उसकी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो बैठ के कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कांग्रेस को खुश कर दूं ये बताकर, और ये बात मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं, ये स्कॉटलैंड का अखबार है हेराल्ड स्कॉटलैंड, इसने लिखा है बाकायदा, द हेराल्ड लिखता है, और ये JF कैनेडी के विषय में लिखता है कि JF कैनेडी के हिसाब से जब नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों गए थे वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि नेहरू मुझसे बात करने से ज्यादा इंटरेस्टेड थे जैकी से बात करने में। जैकी कैनेडी उनकी पत्नी थी, और जैकी ने भी जो इंदिरा जी के विषय में बोला था, इंदिरा जी के विषय में जैकी कैनेडी ने ये कहा था, वेल ऑफ कोर्स शी हेटेड दैट शी लाइक टू बी इन विद द मैन, मतलब वो चाहती थी कि प्रेसिडेंट के साथ रहे, ना कि उनकी महिलाओं के साथ रहे, गलत से मत लें उस चीज को। एंड शी इज अ रियल प्रूडेंट बिटर काइंड ऑफ हॉरिबल वुमेन। जैकी कैनेडी बोल रही है कि इंदिरा गांधी हॉरिबल वुमेन थी, और ऐसा लग रहा था कि वो पूरे समय नींबू चूस रही थी, उनका चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था। और JF कैनेडी बोलते हैं कि बातें कर रहा हो, इसी से तुम्हारा चरित्र समझ में आता है, इससे तुम्हारा चरित्र समझ में आता है। ये झूठे और नकली लोग
पूरे भोपाल, पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरा जो सौहार्द बिगाड़ के रखा है, पूरी तरीके से जो है पूरा बेच दिया पूरे प्रदेश देश को। यही तुम्हारी, क्या तुम्हारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता है क्या? राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये जो बातें कर रहे हो केवल हवा में बात कर रहे हो। चलो संतोष जी, आपको क्या फायदा हुआ तुम्हारे? 9 बार यात्रा करी, देश का क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? अरे संतोष जो बातें आप कर रहे हो केवल कुछ भी हवा में बात कर रहे हो। उनकी बातें हमारे पास ये भी है कि अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हमारे पास ये भी है कि पूरी तरीके से अरे संतोष जी उनकी बात आ जाए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप खंडन करिएगा, खंडन करिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ। विदेशी अखबार में लिखी जो बात जी। चलिए हमारे साथ जय सोडी साहब हैं। सोडी साहब, मेरी आवाज आ रही है? क्या क्या फायदा होगा हमारी भारतीय सेना को? हमारे रक्षा मंत्रालय कितना ज्यादा मजबूत होगा इस सारे समझौते से? खासकर जो डील हुई, डिफेंस डील हो रही है, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा? ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ जी। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा है, ये बहुत ही अहम और ऐतिहासिक है, क्योंकि ये उस वक्त हो रही है। पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, जान चुके हैं कि विश्व शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ और सिर्फ चीन है। अमेरिका जान चुका है कि अगर चीन के विस्तारवाद को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। 8 जुलाई 2013 को चीनी सरकार के एक अखबार जिसका नाम है विन वी पू, जो कि हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। और ये 6 की 6 जंग एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में होनी है जी। आज की तारीख में चीन अमेरिका से कई चीजों में आगे है, साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर में, या फिर स्पेस वॉरफेयर में। अगर एक जगह अमेरिका चीन से आगे है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अमेरिका जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो जो भी चीन पर प्रहार कर सकता है, लेकिन अगर भारत चीन पर प्रहार करेगा, क्योंकि चीन की जो 2 मुख्य सप्लाई लाइंस हैं, वो है, एक है सीपेक जो कि सिंजियान से ग्वादर पाकिस्तान में जाती है, दूसरी समुद्री रास्ता मलक्का स्ट्रेट से लेके गल्फ ऑफ एडन तक। इन दोनों पे अगर भारत प्रहार करेगा तो चीन की मुसीबतें और मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। और यही कारण है कि चीन बहुत ही बेचैन हो चुका है इस मोदी जी की यात्रा जो कि अमेरिका में हो रही है। जी 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 बोलिए। ये जो डिफेंस डील्स होंगी, इससे भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे अच्छी है। भारत में सबसे मेहनती, इंटेलिजेंट और परिश्रम वाले लोग हैं। तो अगर ये मिश्रण हो जाए, और जो हो रहा है अमेरिकी टेक्नोलॉजी का और भारत के लोगों का जो कि आईटी में और डिफेंस में बहुत आगे हैं, ये मिश्रण चीन के लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। त्रिपाठी जी, ये जो 6 जंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ उस लेख के ऊपर नहीं कर रहा हूं। अगर हम सीमा रेखाएं, समय रेखाएं देखें, टाइमलाइंस देखें, सारी चीजें इस लेख के ऊपर जारी हैं। 2032 में चीन ने जिनजियांग तिब्बत प्रोविंस में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। 2027 में अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट करना है। कुछ दिन पहले ही जो हम दशकों से सुनते आ रहे थे कि चीन की प्लानिंग है भारत को समुद्री रास्ते से घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत वो चीन की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। पहले चीन का कब्जा था पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे। अब कुछ दिन पहले उसने कॉक्स बाजार बांग्लादेश में नौसेना अड्डा बना लिया है। यानी कि जो चीन दशकों आगे सोचता है वो पब्लिक डोमेन में डालता है और कोशिश करता है उसको पूरा करने की। हालांकि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे की प्लानिंग करता है पब्लिक डोमेन में डालता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है। और ये सारे बिंदुओं को अगर हम देखें तो एक चीज साफ जाहिर है कि अगले 40 साल में 6 जंग होंगी। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा है अमेरिका की, ये अगले 40 साल के लिए एक बहुत अच्छी बुनियाद सेट करेगी, जिससे कि पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। जी जी बिल्कुल सही कहा। हम लौट के आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जेई 414 414 जेट इंजन से कितने ताकत होगी और M777 लाइट होप पिल्जर तोप से क्या फर्क पड़ेगा अपने को। बाकी तो ड्रोन की भी बात है, बाकी अन्य तोपों की भी बात है।
मारक क्षमता बढ़ जाएगी हमारी ड्रोन की, ये अलग बातें हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं, जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं विदेश मामलों को लेकर के। श्रीवास्तव जी। देखिए संजीव जी, जो मोदी जी की ये यात्रा है और इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक तो योगा के माध्यम से 180 देशों को जोड़ने का प्रयास मोदी जी ने जो किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या वो असर पड़ेगा। दूसरा क्या है कि इनकी जो डिफेंस डील है, और ये बहुत बड़ी डील है जिसे मेगा डील के नाम से जाना जाएगा अगर डील होती है तो इससे क्या अपने को फ़ायदा होगा? जी देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है श्रीवास्तव सर। और इसका देखिए, पहले जो प्रश्न है, भारत जो वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो भारत का एक प्रभाव बना है, उसमें भारत की सॉफ्ट पावर का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत एक सामरिक महाशक्ति तो है ही, आर्थिक महाशक्ति भी है, लेकिन भारत की जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा का कारण प्रतिष्ठा भारत को दिलाती हैं। और योगा का जो पूरा विचार है, ये भारत का प्राचीन विचार है। भारत के अनेकों जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उसमें योगा का जिक्र है, और ये भारत के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया उपहार है। इट इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी 2014 में, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए, उसके 69 सेशन को संबोधित करते हुए, उन्होंने ये विचार पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पटल पे रखा था, UNGA के पटल पे रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस विचार को जाहिर है कि उन्होंने प्रमोट किया, और ये आज विचार देखिए कितना पावरफुल बन गया है कि ये 9वां वर्ष ऐसा है कि जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहा है। आज जो तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं पूरे विश्व में, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उसको जो है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो ये निसंदेह भारत की सबसे एक बढ़ी हुई जो वैश्विक प्रभाव है, उसमें ये निसंदेह भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी एक बड़ा योगदान है। और ये पूरे विश्व के लिए भी जाहिर है कि योगा का जो प्रभाव है वो किसी व्यक्ति के न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये इसके माध्यम से भी, इस सॉफ्ट पावर के माध्यम से भी भारत ने एक बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है। जो दूसरा आपका जो प्रश्न है डिफेंस डील को लेकर के, देखिए ये जो विजिट है एक मायने में बहुत ही अलग और बड़ी विशेषता वाली ऐतिहासिक विजिट है, क्योंकि इसमें अब भारत और अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को गहरा करने जा रहे हैं। जो GE F414 जेट इंजन है वो भारत में अब को मैन्युफैक्चर होगा। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE के द्वारा इसे को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट मार्क 2 की जो क्षमता है वो विश्व स्तरीय हो जाएगी, और ये जाहिर है कि भारत की वायुसेना को और भारत के ओवरऑल डिफेंस पोस्चर को बहुत सशक्त और मजबूत बनाएगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरी इससे भारी दबाव में होंगे। दूसरा जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, इसके आ जाने के बाद भारत अपने एंटी टेरर ऑपरेशन को भी बहुत सटीक तरीके से अंजाम देगा विदाउट किसी ह्यूमन कैजुअलिटी के। यदि हमने भविष्य में कोई स्ट्राइक करनी पड़ी आतंकवादियों के खिलाफ, तो उसमें MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये हमारी नौसेना की शक्ति को भी बढ़ाएगा, वायुसेना और थल सेना की शक्ति को तो बढ़ाएगा ही। और M777 हाविचर जो है उसका इस्तेमाल जाहिर है कि इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के फ्रंट पर हम इसको बहुत ही सफलतापूर्वक ऑलरेडी कर रहे थे। अब इसके अपग्रेडेशन के बाद भी अमेरिका ने ऑफर दिया है। मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। जो इसके अलावा एक जो अन्य महत्वपूर्ण जो है आउटकम इसका आने वाला है इस विजिट का, वो है कि अब भारत और अमेरिका बायर-सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़ के, पहले अमेरिका से हम सामान खरीदते थे और उनसे पैसे अदा कर देते थे, लेकिन अब भारत और अमेरिका को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। और ये जो को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर होता है। तो ये भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको भी सशक्त बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अब इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। कुछ अमेरिका ने ऐसे एश्योरेंस दिए हैं कि 100% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे। तो ये जाहिर है कि भारत और अमेरिका के जो संबंधों में जो एक विश्वास का प्रश्न उठाया जाता था उसको भी ये रिजॉल्व कर देगा। भारत और अमेरिका के संबंध
अब विश्वास के बीच में जो विश्वास है वो गहरा होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, इसको भी दिखाता है। मुझे लगता है कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा है ये बेहद ऐतिहासिक महत्व की है। इससे भारत और अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अपने हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करने जा रही है। जी श्रीवास्तव जी, एक सवाल बड़ा छोटा सा है, जानना चाहेंगे जो आम जनता जानना चाह रही है। आपने टेक्निकली चीज बहुत अच्छी बताई कि किससे क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि इतना भारत पे विश्वास अमेरिका को अचानक क्यों आया? क्या चाइना से उसको कहीं ना कहीं डर है, इसलिए उन्होंने एक मजबूत देश को अपने साथ रख करके चाइना से मुकाबला करने के लिए ये सब कर रहा है? ये मैं ये कहूंगा कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये अगर आगे बढ़ रही है, ये गहरी हो रही है, प्रगाढ़ हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो दोनों राष्ट्र हैं विश्व के दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। इनकी जो साझा मूल्य है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं, और इन इस फाउंडेशन की वजह से ये संबंध आज आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और ये अपने मेरिट्स की वजह से बढ़ रहे हैं। चाइना का एक चैलेंज अवश्य है, चाइना की एक साझा चुनौती है दोनों राष्ट्रों के समक्ष, और उसकी वजह से भी ये दोनों देश साथ में आ रहे हैं। आतंकवाद की भी चुनौती है जिसकी वजह से ये दोनों देश साथ में आ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाइना एक फैक्टर अवश्य हो सकता है, एक साझा चैलेंज अवश्य हो सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका का साथ में आना ये दोनों देशों के बीच के, जैसे कि मैंने कहा कि शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दर्शाता है, साझा हित को दर्शाता है। यदि आप देखिए तो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्तमान समय में चाहे वो रक्षा हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस इनोवेशन, हर जगह भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करते हैं। अफ्रीका के देशों को मदद करने के लिए भी भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भी भारत और अमेरिका का कोलैबोरेशन आने वाले समय में बहुत गहरा होने जा रहा है। और जाहिर है कि वहाँ पर चाइना की चुनौती है, तो ये मुझे लगता है कि चाइना की चुनौती के एक कारण अवश्य हो सकता है कि जिसकी वजह से भारत और अमेरिका साथ में आ रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही जो कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप की जो अपनी मेरिट्स हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत है कि उसका जो आने वाला जो भविष्य है मुझे बहुत ही अधिक उज्जवल दिखाई देता है। जी आरपी श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे अब क्या जो जिस तरह बार बार ये हो रहा है कि चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश में तो कभी लद्दाख में घुसने का प्रयास कर रहा, दूसरी तरफ से अपनी सीमाएं बना रहा, ये सब समझौता होने के बाद से क्या आपको लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा थमेगा? देखिए त्रिपाठी जी, जो हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, कर्नल जय सोडी साहब और संजीव जी, बहुत सारी बातों का जिक्र किया, और एक सबसे खास बात का जिक्र किया कि चीन चाइना से चुनौती वाली बात। ये चुनौती भारत को भी मिल रही है और जो है अमेरिका को भी मिल रही है जी। अब सवाल है कि इसके चलते अगर दोनों देश इकट्ठा होते हैं और जिस तरह के, जिसे कहते हैं ना, जो डील हो रही है, जिस तरह के डिफेंस के जो है अपने पास सामान आएंगे, जिस पर कई चीज़ों में एक तरह से जो है उन्होंने ये भी कहा कि आप 100% भी अपने उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो विस्तार तो होगा। जहाँ तक चीन की बात है, चीन कब बाज आया? कभी भी नहीं आया वो अपने हरकतों से। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एजेंडा ही है, चीन जो है अमेरिका को बराबर चुनौती दे रहा है, और सामरिक दृष्टि से जो अपने आप को सुपर पावर समझता है उसके राह का रोड़ा भी है चीन। तो मुझे लगता है कि ये जो डील होगी और ये जो यात्रा है मोदी जी की, निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, और देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, और चीन से जो है जो चुनौती भारत को मिलने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा अगर ऐसे सारे जो है डिफेंस के जो है सामान भारत की डीलिंग होती है। अब रही बात है कि जिस तरह का ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हैं उनको देखते हुए भारत और अमेरिका को साथ आना जरूरी भी है। भारत भी एक सुपर पावर, मतलब एक बड़ी महाशक्ति बनने की राह पर है, जिसमें सरकार जो काफ़ी कुछ आगे काम कर रही है। लेकिन एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जो है अमेरिका पर इतना जो है रिलाई किया जा सकता है? भाई इसके पूर्व के अगर आप घटनाक्रम देखें तो अमेरिका कभी विश्वसनीय नहीं रहा अपने देश के लिए उतना ज़्यादा जी। अब ये रही बात है कि जब अगर मान लो चुनौती एक से है और दोनों को है तो निश्चित रूप से एकजुट होंगे, लेकिन भारत को अपना रास्ता जो है, अपना रास्ता अपने ढंग से तय करना पड़ेगा।
किसी पर विश्वास करके नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले सबसे पहले जो है हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र कौन था? रसिया था जी। आज भी सबसे बड़ा जो है क्रूड ऑयल का आयात वहीं से हो रहा है। और इसके अलावा कई युद्ध में रसिया ने इनके जो है अमेरिका जब पाकिस्तान को सपोर्ट करा, चाहे 65 की वार हो, 71 की वार हो, आप समझिए, तो उस समय रसिया आपके साथ खड़ा था। मेरा ये कहना है कि इस दोस्ती भी ऐसी बने, ऐसी डिप्लोमेसी हो। बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं एक बहुत ही अच्छे नियत से इस डील को करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है रूस को भी साथ रखना पड़ेगा। नहीं, एक बार पूछ लेते हैं संजय श्रीवास्तव जी से ना, फिर हम बाकी अपने अतिथियों के पास जाएंगे। संजय श्रीवास्तव जी, जो अमेरिका से जो नजदीकियां भारत की बढ़ रही हैं, इससे रूस से क्या फर्क पड़ेगा, जो रूस की पहले से मित्रता भारत की है? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी जो बढ़ रही है वो रशिया के रिलेशनशिप के कॉस्ट पर नहीं है। और भारत और अमेरिका के संबंध अपनी जगह हैं, और भारत और रशिया की जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अपनी जगह है। और भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। रशिया ने हमें संकट के समय में भारत का साथ दिया था, और भारत इस बात को कभी भी नहीं भूलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अभी आप देखिए तो यूक्रेन का जो संकट हुआ उसमें अमेरिका ने बहुत भारत के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया। यूरोपीय देशों ने प्रयास किया कि भारत रशिया के साथ अपनी दूरी बनाए, रशिया की आलोचना करे, उसकी निंदा करे, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और भारत ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में एक संतुलित जो है विदेश नीति को संचालित किया है। और भारत रशिया के साथ भारत ने ऑयल भी खरीदना जो है कई गुना बढ़ा दिया है। तो ये जो भारत से जो विदेश नीति है उसका आधार रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत किसी अमेरिका हो या रशिया हो, उसका जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसका अलाइन रिलेशनशिप भारत नहीं रखता। और इसी वजह से भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और विश्व के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत कभी भी किसी पक्ष का साथ नहीं लेता। और भारत, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि भारत इसमें तटस्थ, कहना कि भारत तटस्थ है ये शायद उचित नहीं होगा। भारत शांति का पक्षधर है। जाहिर है कि भारत ने शांति का साथ दिया है, न कि किसी एक पक्ष का साथ दिया है। तो ये जो भारत की विदेश नीति बेहद विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। और ये जो विदेश नीति है ये इसका सबसे बड़ी सफलता ये हुई है कि आज जो है भारत के संबंध रशिया के साथ भी यथावत बने हुए हैं, और अमेरिका के साथ भी ये जो पार्टनरशिप है लगातार प्रगाढ़ और गहरी हो रही है। जी चलिए, संतोष जी क्या कहना चाह रहे थे गुलरेज की बात में, अब आप कहिए। मैं त्रिपाठी जी बताना चाह रहा था कि पूर्व में ये जो अभी जो स्थिति जो ये बता रहे थे नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, ये जो टिप्पणी जो कर रहे थे इसकी घोर निंदाजनक है। और पूर्व का भी जो इतिहास, जो भारतीय जनता पार्टी का भी हम इतिहास खोलना शुरू करेंगे तो उसके अंदर कोई बचेगा ही नहीं। अंग्रेजों से माफ़ी इनने मांगी, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश जो है बलात्कार में नंबर 1 है। पूरी जो वहाँ पहलवान जो है डेढ़ महीने से धरने बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई वो नहीं है। तो ये सब चीज नहीं, बात उसकी नहीं। जैसे विदेश नीति में ये बताइए कि मनमोहन सिंह नहीं गए थे क्या? पूर्व में भी गए हैं। और जो हमारा मेन मतलब ये है त्रिपाठी जी कि जो वहाँ पे रिजल्ट निकलना चाहिए। पहले भी तो गए थे 2000 जो आइटम में ड्यूटी नहीं लगती थी, ड्यूटी लगने लगी। पूरे वीजा में बंदिश हो गई, वीजा नहीं मिल रहा अमेरिका का। तो अब देश के लिए इसके लिए बोलना चाहिए ना, खुल के मांग करी थी क्या वहाँ पे? अभी गए हैं तो अभी आने वाले समय में रिजल्ट निकलेगा इसका। अच्छा, हम तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का गौरव है, तो उसका वो होना चाहिए। अब उसके अंदर ये वहाँ की बातें ले आए नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के। नेहरू जी ने इंदिरा जी जो करा वो तो कोई कर ही नहीं सकता। 9 साल में लगता है कि 9 साल में सब कुछ हुआ, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं है देश के अंदर। तो पूरे देश के अंदर क्या हुआ है पूरी भारतवर्ष में एक आदमी को मालूम है, सब मीडिया से लेके सबको। ये इनके बताने थोड़ी कुछ होगा। पूरी तरीके से जो है देख तो रहा, हर जुमले से आई सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। नहीं, लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं, देखिए हम तो जो है भारत देश का गौरव का विषय, ये बस एक ही चीज में लगे रहते हैं। नेहरू जी की चरणों की धूल है क्या ये जो बात कर रहे हैं? नेहरू जी, इंदिरा जी, मतलब जो आदमी दिवंगत हो गया उसके बारे में जो बातें कर रहे, तो हम भी अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके सबको करने लगे। तो ये भद्दी भाषा का प्रयोग करके ये डिबेट को कहाँ मोड़ देना चाहते हैं? अगर उस मोड़ में देना चाहते हैं तो उसी पे डिबेट कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनकी बातों पर आपत्ति है
क्योंकि मैंने एक शब्द भी अपने मन से नहीं कहा है। मैं द हेराल्ड को पढ़ा हूं, जो कि भारतीय अखबार भी नहीं है, हेराल्ड स्कॉटलैंड को पढ़ा हूं, और मैं आपको उसका वो भी दे रहा हूं ना, कि मैं लिंक दे रहा हूं, मेरे ट्विटर पर जाके देखें, आपको टाइमलाइन पे मिल जाएगा, मैंने लिंक डाला बाकायदा आर्टिकल की जो अखबार ने पब्लिश किया है। तो जब कोई मतलब आप अभी हम ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे उनकी बात आ जाए ना, फिर मैं आपको दे दूंगा टाइम, फिर मैं आपको गुलरेज जी की बात आ जाए फिर मैं टाइम दे दूंगा। जी गुलरेज साहब। मैं तो देखिए, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, और मैं जो भी बात कह रहा हूँ हवाला दे के कह रहा हूँ, किसने कहा है उसके लिंक भी दे रहा हूँ आपको, मेरे ट्विटर पर मैंने डाल रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद इतनी बातें करें। लेकिन ये मेरा यही मत है कि इन्होंने जो जिस प्रकार से राजनीतिक छींटाकशी की बातें शुरू करी थी, वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम राष्ट्रहित के लिए गए हैं मोदी जी, और राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, टेक्नोलॉजी लाने के लिए, हमारी मिलिट्री को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, चाहे वो हाउइट्जर्स के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो टेस्ला को लाकर इन्वेस्टमेंट और रोजगार बढ़ाने के लिए गए हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। ना कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी के कोई नेता गए। भाई साहब, देश के नेता गए हैं, देश के प्रधानमंत्री गए हैं, और आपके भी जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे बीच, उन्होंने भी जो बात कही बिल्कुल सही कही कि भारत को अपनी, जिसको कहते हैं हम फॉरेन पॉलिसी की, फ्री फॉरेन पॉलिसी, वो रखना चाहिए, और भारत रख रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कितने सारे वोट्स आए, यूएन जनरल असेंबली में आए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए, जिसमें इसी अमेरिका ने हमको प्रेशराइज किया था कि आप रशिया के खिलाफ वोटिंग करो, लेकिन हमको नहीं लगा सही, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, तो हमने नहीं किया। यही यूरोपियन यूनियन, यही अमेरिका कह रहा था कि आप तेल मत खरीदो रशिया से, हमने उनसे भी तेल खरीदा। तो हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हम अलाय नहीं है यूएस के, लेकिन हम पार्टनर जरूर हैं, और पार्टनरशिप का मैं बड़े खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी अपने हिंदी भाषा के राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे ही लोगों से बात कर रहे हैं। तो इस जो बॉनहोमी दोनों देशों के बीच में, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चाइना का है, क्योंकि चाइना उसको भी चैलेंज करता है, चाइना हमको भी चैलेंज कर रहा है। तो जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एक नेचुरल अलायंस है ये। जी संतोष जी क्या कहेंगे? मैं आगे चाहूंगा सर, 7:40 पर मुझे निकलना है। संतोष जी बिल्कुल, अभी 2 मिनट बाकी है। संतोष जी एक सवाल आपसे करना चाहते, बोले संतोष जी। गुलरेज जी, ये बताइए कि जो आप जो छींटाकशी कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, क्या अभी पूर्व में 9 बार यात्रा हुई, उसके अंदर कुछ रिजल्ट निकला क्या? और आज तो भारत के प्रधानमंत्री का हम तो स्वागत करते हैं, हमने पहले ही स्वागत करा, लेकिन उसके हक जो उसके अंदर उसका लाभ भी तो होना चाहिए ना। उसके अंदर क्या फायदा हुआ आज की डेट में? जो आज जो बोल रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं ना उसके अंदर, अब आप उस पर ले आए नेहरू जी पे और इंदिरा जी पे, तो ये ठीक बात नहीं है। जो भारत के अंदर जो है हर सबका योगदान है, एक एक यहाँ के नागरिक तक का योगदान है। आपने तो जो पूरा लड़ा के पूरा खत्म कर दिया पूरे देश। चलिए, आपने सवाल किया, आप तो पूरा बात है। जी गुलरेज साहब उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो पूर्व में प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए, उससे भारत को क्या लाभ मिला? डेफिनेटली लाभ मिला। आज हमारा जो ट्रेड सरप्लस था 2014 में, उससे डबल है अमेरिका के साथ। तो उससे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज के समय आता है सिंगापुर से, फिर आता है मॉरिशस से। लेकिन इन दोनों को, चूंकि ये टैक्स हेवंस हैं, तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो होती हैं वहां पर इन्वेस्ट करती हैं, वहां के नाम से आती है। लेकिन उसके बाद आता है अमेरिका से। तो रियल इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी काल में तो वो कई गुना 5 से 5 to 6 टाइम्स उसमें 5-6 फोल्ड की इंक्रीज हुई है। तो इन्वेस्टमेंट का आना क्या बुरी बात है? क्या ये फायदा नहीं मिला कि जो एज कटिंग टेक्नोलॉजी लगातार आ रही है भारत के साथ, चाहे वो कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, चाहे मिलिट्री की फील्ड में हो, क्या वो एक फायदा नहीं हुआ देश को? आप कैसी बातें कर रहे हैं? दिख रहा ना पूरे देश के अंदर, पूरे देश में दिख रहा है। चलिए, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लाभ हो रहा है। चलिए सोनी साहब, मैं जानना चाहूंगा प्रीडेटर ड्रोन 31 MQ-9B, इसके आ जाने से क्या घुसपैठ 1200 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है ये, तो इसके आ जाने से क्या घुसपैठ भी कम हो जाएगा? और जैसा कि संजीव श्रीवास्तव साहब ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियां वहां से बिना कोई कैजुअलिटी के हम जो आतंकवादी हैं उनको मार सकेंगे। त्रिपाठी जी, संजीव श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही और सटीक कहा है। ये जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन आने से भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि इसकी कई यूजेस हैं। ये रिकॉनेसेंस में काम आएगा, ये सर्वेलेंस में काम आएगा,
ये इंटेलिजेंस गैदरिंग में काम आएगा और ये लोगों को मार गिराने में काम आएगा। हमें याद होगा कुछ समय पहले अल जवाहिरी जो कि एक माना हुआ आतंकवादी था और वो अफगानिस्तान में अपने घर की बालकनी में चाय पी रहा था, उसको एक अमेरिकी ड्रोन ने मारा था चाय पीते हुए, और वो जो ड्रोन था वो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन ही था। तो ये जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है ये सबसे आधुनिक ड्रोन है पूरी दुनिया में, और इसके आने से भारत को युद्ध में तो बहुत सहायता मिलेगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि जैसा आपने सही बताया इसकी रेंज 1200 किलोमीटर और ऊपर से ये -45 डिग्री तापमान में भी ऑपरेट कर सकता है। तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये जो ड्रोन है ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ये इंफॉर्मेशन देगा, वक्त वक्त पे इसका टारगेट न्यूट्रलाइजिंग में भी काम आएगा। और ये जो हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं, 15 हम नौसेना के लिए खरीद रहे हैं, 16 हम वायुसेना और थल सेना के लिए खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसे काफी फायदा होगा ये 31 ड्रोन आने से। क्या ये अंधेरे में भी देख लेता है? जी बिल्कुल, इसमें थर्मल, इंफ्रारेड, इसमें सारी कैपेबिलिटीज हैं। ये बिल्कुल एक काली रात में जब चांद हो तब भी ये आराम से पूरा देख सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ये इतनी अच्छी तरह ऑपरेट होता है, जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं ये उतना आसान होता है, लेकिन ट्रेनिंग लगती है, लेकिन आसान होता है। तो इससे ये होता है कि जहां पे इसको भेजा जाता है और इसके अंदर बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए हैं, जिससे कि जो सैनिक ऑपरेट कर रहा है उसको बिल्कुल ऐसे साफ दिखता है जैसे वो टीवी स्क्रीन पे कोई न्यूज चैनल देख रहा हो। तो जब इतनी उसमें क्लैरिटी है, उसमें इतनी क्षमता है, उसकी रेंज इतनी अच्छी है, और वो ये टेररिस्ट को या दुश्मन के सैनिकों को मार गिराने के लिए हथियार भी कैरी कर सकता है, तो ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन होगी जब ये 31 ड्रोन भारत के पास आने शुरू हो जाएंगे। जी, आरपी श्रीवास्तव जी कोई सवाल करना है सोढ़ी साहब से? सोढ़ी साहब से मेरा एक सवाल ये है जी कि ये जो रक्षा डील होगी, आप समझिए इतनी बड़ी डील होने जा रही है जिसे मेगा डील कहते हैं जी, इससे भारत की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? क्या हम चीन का मुकाबला करने के लिए सक्षम हो जाएंगे? सोढ़ी साहब। श्रीवास्तव जी, ये जो मेगा डील्स होंगी इससे भारत की सैनिक शक्ति में तो इजाफा आएगा, लेकिन ये आखिरी डील्स नहीं होंगी, क्योंकि हकीकत ये है कि चीन हमसे कई चीजों में बहुत आगे है, चाहे साइबर वॉरफेयर में, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटम स्पेक्ट्रम वॉरफेयर में, या फिर स्पेस वॉरफेयर में। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने एक सुपर शिप बनाना शुरू किया है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी 10 स्टेप आगे है, क्योंकि सुपर शिप के अंदर चीन इलेक्ट्रोमैग्नेटम वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे हथियारों में। तो ये जो डील्स हो रही हैं इसके आगे भी और डील्स होनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें भी चीन के मुकाबला करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी है। और 10 साल से जो ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इतना सफल हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे पास आने लग गई हैं, इससे हमारी सैनिक शक्ति में साल प्रति साल बहुत इजाफा होगा। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये जो जी के 414 इंजन्स की टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर होती है हमारे पास, इससे हमारे सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, हमारी पनडुब्बियों को, हमारे युद्ध पोत को, सारों की मैन्युफैक्चरिंग में हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी, क्योंकि हम ये इंजन्स को टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत अपने देश में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जिससे कि जो हमारी सैनिक शक्ति है उसमें इजाफा आएगा। आने वाले समय में हमें अपनी सैनिक शक्ति में और इजाफा करना पड़ेगा, और ये हम कर भी रहे हैं। जो वायुसेना मुख्यालय है, नौसेना मुख्यालय है और थल सेना मुख्यालय है, इनमें रेगुलर ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहां जहां पे केंद्रीय सरकार से सहायता चाहिए होती है वहां से सहायता मिलती है। तो ये जो माहौल है, इसमें चीन के मुकाबला करने के लिए हमें साल प्रति साल एक तो हमें और हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, दूसरा हमें सैनिक बजट को भी थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीन कई चीजों में तो आगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर हम सोचें कि 30 साल के बाद हम चीन से आगे हो जाएंगे इस बजट के साथ, वो मुश्किल होगा,
क्योंकि 30 साल तक चीन भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी अपनी जो एडवांसमेंट्स है उसको करता रहेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सुपरशिप उसने बनाना शुरू कर दिया है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ और पश्चिमी देशों के साथ टेक्नोलॉजी लें, उनके साथ डिफेंस डील करें। साथ साथ हमें यह भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने रक्षा बजट में भी थोड़ा इंक्रीज करें, ताकि वक्त आने पे अगर जरूरत पड़े तो हम चीन, पाकिस्तान और इंटरनल टेररिज्म यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर को हम आराम से मात दे पाए। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो प्रीडेटर ड्रोन है, ये क्या, जैसा कि 1200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, मार सकता है, क्या वहां तक की तस्वीरें भी दिखा सकता है ये? और अगर दिखा सकता है तो फिर जो कश्मीर में समस्या है, जो नक्सलाइट समस्या है, इसमें से काफी कुछ निजात मिल पाएगा? संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है उनसे कट। सोडी साहब, आपसे ही सवाल कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा 1200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी, वहां तक ये बाकायदे निशाना लगा सकता है, मार सकता है। क्या ये 1200 किलोमीटर दूर तक की तस्वीर भी आपको दिखा सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और इसकी धरातल से, जमीन से कितनी ऊंचाई, कितनी ऊपर उड़ान होगी? त्रिपाठी जी, ये 1200 किलोमीटर तक ही ऑपरेट कर सकता है, और वहां तक की जो भी तस्वीरें होंगी वो रियल टाइम ट्रांसफर होगा, जो कि जो भी सैनिक उसको ऑपरेट करें उनको वैसे दिखेगा जैसे वो टीवी स्क्रीन में देखते हैं। तो ये जो ड्रोन्स हैं, ये इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। और जो आपका एक दूसरा भी सवाल था कि क्या इसको हम ये इंटरनल टेररिज्म में इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। जो ये कुछ टेररिस्ट हैं जो जंगलों में छुप जाते हैं और घने जंगलों में, उसके ऊपर भी ये जो ड्रोन्स है ये आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है वो इतनी होती है कि कोई भी टेरेन हो वो आराम से उसको नेगोशिएट करते हैं, नेविगेट करते हैं, और जो सैनिक उसको ऑपरेट करते हैं वो ट्रेंड होते हैं, ताकि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है इस MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन से। जी नहीं, तो वो जैसा आपने कहा कि जंगलों में छिप जाते हैं, तो ये जब आसमान साफ होगा, वजह साफ होगी, तभी देख पाएगा ना ये? नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ये बारिश के मौसम में भी ऑपरेट करता है, क्योंकि इसको टेरेन के मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -45 डिग्री से +55 डिग्री तक ये ऑपरेट करता है। तो चाहे जितनी गर्मी हो, जितनी सर्दी हो, बर्फ हो या ये बारिश हो, ये उसमें आराम से ऑपरेट कर सकता है। और क्योंकि ये इतना आधुनिक है, इसमें टेक्नोलॉजी इतनी अधिक है, इसको कोई टेरेन या वेदर का फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से ऑपरेट करता है। और ये जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि इसे युद्ध में या टेररिज्म में इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है, जो भी सेना इसको इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो कश्मीर की समस्या है, नक्सलाइट की समस्या है, इस समस्याओं में लगाम लगने की स्थिति में रहेंगे हम, लगाम लगाने की? बिल्कुल। अगर जैसे अभी हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं, और ये हम 15 दे रहे हैं नौसेना को, 16 दे रहे हैं वायुसेना और थल सेना को। ये अगर हम कश्मीर घाटी में, या ये हम जो नक्सलाइट्स के ऊपर अगर इन ड्रोन्स को हम भेजेंगे, हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि हम ऑपरेटिंग फोर्सेस को ग्राउंड पे दे सकते हैं। और ये काफी, हम देखेंगे आने वाले वक्त में, ये जो भी थोड़ा बहुत अभी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बचा हुआ है या नक्सलाइट्स की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इसको और कंट्रोल करने में ये जो ड्रोन्स है ये बहुत मदद करेंगे हमारे सुरक्षा बलों की। संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो संजीव, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जो दुश्मन है, जो हमारे अंदर के जो दुश्मन है, माने जो टेररिस्ट हैं, उनको आभास इस बात का हो जाएगा अगर ड्रोन से निगरानी की जाएगी कि वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? उनको आभास हो पाएगा क्या, कि सिर्फ ड्रोन उनको निगरानी कर पाएगा? त्रिपाठी जी, ये एक आम आतंकवादी को ड्रोन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इनके अंदर ऐसे यंत्र लगे होते हैं, ये रेस को रोकते हैं, और ये इनमें आवाज बिल्कुल ना के बराबर होती है। और क्योंकि ऊंची हाइट से ऑपरेट करते हैं, ये नॉर्मली नीचे दिखते नहीं है, किसको लगता है कोई पंछी उड़ रहा है। तो आम आतंकवादी तो नहीं इसको डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन जो दुश्मनों की सेना होती है उसके पास एडवांस रडार होते हैं, लेकिन उससे इसके ऑपरेशन पे ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि इसमें इसकी स्पीड जो है, इसको जो इसमें मैन्यूवरेबिलिटी वो इतनी होती है कि अगर दुश्मन चाहे भी तो इसको आराम से गिरा नहीं सकता है। और हमने देखा है कि जैसे मैंने पहले बताया, इसको जब अल जवारी के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया मारने के लिए, तो जो अफगानी सेना थी वो पूरी सतर्क और तैयार थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद
अमरीकियों ने इस ड्रोन को इतने आराम से इस्तेमाल किया और अल जवाहिरी को अपनी बैल्कनी में चाय पीते हुए मार दिया। जी श्रीवास्तव जी, तो इससे तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या जो घर के अंदर के दुश्मन हैं उनसे लड़ने की है, तो सबसे उपयोगी, हालांकि सारी चीज़ें चाहे जेट इंजन हो चाहे सारी चीज़ें उपयोगी तो हैं ही हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त उपयोग में आएगा जिसकी हरी झंडी हो चुकी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी। ड्रोन तो आवश्यकता थी, और जो 31 ड्रोन आ रहे हैं और जिस तरह की बात सोढी जी ने बताया है, हमें लगता है कि इससे काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान होगा। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल जो है आंतरिक सुरक्षा है जो सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कोई समस्या भी एकदम से ख़त्म नहीं हुई है। आप जो है अभी रेड कॉरिडोर में काफ़ी जो है लोग सक्रिय हैं हिंदुस्तान के अंदर में, तो इनको अगर इन ड्रोन के सहारे घने जंगलों में जिस तरह की उसकी क्षमता है, अगर उनको लोकेट किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनको पूरा जो है वो मिल पाएगी, सहयोग मिल पाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जैसे नेवी को आप दिए 1200 किलोमीटर बहुत होता है, और आपने देखा होगा कि चाइना जिस तरह से समुद्री क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, उसके लिए नेवी को इस तरह का ड्रोन अगर अवेलेबल है तो उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा जी। और एक सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक कश्मीर की समस्या है, कश्मीर की समस्या में वहाँ पर तो क्या है कि जैसे इंटरनल जो हमारे आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो टेररिस्ट हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं, लेकिन जो अन्य देश हैं उनके पास तो हैं उसको लोकेट करने के, और वो कर भी सकते हैं। सवाल ये है कि इसका भी है कि क्या ऐसे ड्रोन को लोग जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या ऐसे कोई हथियार होंगे जो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर लोकेट हो गया तो इनको भी देखना होगा, क्योंकि कोई भी देश इस तरह की अगर जो है ऑपरेशन करता है तो दूसरा देश भी उस तरह की तैयारी, ये कोई ऐसा छुपा हुआ तो नहीं कि भारत के पास 31 ड्रोन आ गए हैं, ये तो पूरा दुनिया जान रही है कि इसकी खरीदी कर रहा है हिंदुस्तान। तो ये सब भी बातें हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ी अजीब बात है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी प्रवक्ता जा चुके हैं, फिलहाल जा चुके हैं जी, लेकिन उन लोगों को, इन प्रवक्ता महोदय को समझना चाहिए कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री चाहे पहले गया हो चाहे बाद में गया हो, वो देश का ही है और उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी कमियां गिनाना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उसी अमेरिका को भारत के ही प्रधानमंत्री जिस समय उसको चुनौती भी दे चुकी हैं, और उसका 7वां बेड़ा आया तो किसने चुनौती दिया? भारत देश नहीं दिया, इंदिरा जी ने दिया था। तो ये ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि ये स्वागत योग्य है, और हमारे प्रधानमंत्री अगर इस तरह की पहल करते हैं और देश को मजबूती प्रदान करते हैं तो देश का हर नागरिक उनका स्वागत करेगा और कर रहा है जी। एक बार चलते चलते सोढी साहब, एक और सवाल है बड़ा छोटा। आपने न केवल आप विशेषज्ञ हैं बल्कि आपने अध्ययन भी पिछला बहुत किया हुआ है, ये जानना चाहूंगा इतनी बड़ी डील क्या इसके पहले भी किसी प्रधानमंत्री के दौरे पे हुई है, इस तरह की बड़ी डील, कि पहली बार इतनी बड़ी डील हो रही? त्रिपाठी जी, जहां तक मेरी याद जाती है, मैंने इतनी बड़ी डील अब तक नहीं मेरे याद में आता है। और जिस तरह से इस बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना अच्छा स्वागत हो रहा है, स्टेट विजिट, और हमने देखा कि जहां जहां पे मोदी जी जो भी विदेश में गए हैं, हर विदेश के नेता ने उनका जो इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, मेरी लिविंग मेमोरी में तो ये नहीं है। और ये सबसे बड़ी डील का एक और कारण ये भी है कि आज दुनिया बिल्कुल समझ चुकी है कि चुनौती कहां से आ रही है। चुनौती सिर्फ चीन से है पूरी दुनिया को, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी मेगा डील्स होती रहनी चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि जब तक हम अपने आप को आर्म नहीं करेंगे, जब तक हम अपने डिफेंस के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे या नहीं बनाएंगे, दुश्मन देश जो हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे प्रहार करने की। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत सारी जानकारी देने के धन्यवाद सोढी साहब आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका, संतोष जी आपका भी, और आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी। गुलरेज जी तो नहीं है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की मोदी के अमेरिकी यात्रा की। निश्चित तौर पर मोदी की यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ डिफेंस डील करने जा रहा है। उससे देश का रक्षा विभाग मजबूत होगा ही, साथ ही चाइना जिस तरह से आंखें तरेर रहा है उसमें भी ज़रूर फर्क पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर चाइना की ओर से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो नहीं आते। बहरहाल आगे आने वाले समय में मोदी की इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।